Hello everyone, this is Brijesh Tripathi and you are watching Talent Folks YouTube channel. So welcome in the second video of the life learnings of BT। और आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ अपना एक 20 साल पुराना स्टोरी जो कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो जब मैं दिल्ली आया और उसके बाद मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज ऑफ मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। देखिए, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, एक विलेज में, यूपी के एक विलेज में मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। और आप जानते होंगे कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास कोई भी इंग्लिश नहीं होता था हमारे टाइम में जब हम लोग स्कूल में जाते थे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता था वो सिक्स्थ क्लास से होता था, और जहाँ पर हमें ABCD पढ़ाया जाता था सिक्स्थ क्लास से। तो विलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद मैंने यहाँ देखा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही लोग टॉप पोजीशन में जाके बैठे हैं। तो उनको देखकर, जो इंग्लिश बोलते थे उनको देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे वो मतलब गॉड हैं उस इंडस्ट्री में, उनको तो एक भगवान की तरह देखते थे। और अपने आप को, मैंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है लेकिन फिर भी जो इंग्लिश बोलने वाले थे उनको देखकर तो ऐसा लगता था कि रियली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब कोई विलेज से या जब कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई स्टडी करके प्राइवेट इंडस्ट्री में आता है, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश स्पीकिंग की होती है। तो मैंने एक स्मॉल कंपनी में मुझे जॉब मिली, और जो जॉब थी बेसिकली वो एक फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं जो असेंबली का काम करते हैं, तो मुझे वहाँ पर जॉब मिली। और जब मैंने देखा सराउंडिंग में लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो टॉप पोजीशन में बैठे हैं और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, मेरा एकदम से क्लियर था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल हूँ। मुझे अपनी प्रतिभा को दिखाने का जो मौका है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही मिलेगा। तो चूँकि फैमिली में भी ह्यूमन रिसोर्सेज में थे, मेरे अंकल थे, आज भी हैं, और उनसे सलाह लेने के बाद में फिर ये मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं जो है ह्यूमन रिसोर्सेज में आगे की पढ़ाई करूँगा, स्पेसिफिक डिप्लोमा या PG डिप्लोमा करूँगा, और डिप्लोमा करने के बाद में फिर जो है मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में जॉब करूँगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में मैंने पाया कि कुछ जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनकी रैंकिंग इंडिया में काफ़ी अच्छी है, उनके स्टडी मटेरियल अच्छे हैं, और वहाँ से कोर्स करने के बाद में लोग अच्छी जो है कंपनीज़ में जाते हैं और उनकी वैल्यू काफ़ी होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं IMT गाज़ियाबाद से, जो कि उस टाइम में इंडिया में IIMs और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नंबर 4 की पोजीशन में हुआ करता था, तो मैंने IMT गाज़ियाबाद को सेलेक्ट किया कि मैं यहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज में PG डिप्लोमा करूँगा। तो मैंने हिम्मत दिखाई और IMT गाज़ियाबाद के PG डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्स में एडमिशन ले लिया। अब जो मुझे वहाँ से स्टडी मटेरियल मिला वो पूरा ही इंग्लिश में था, सारी बुक्स इंग्लिश में थी। बुक्स को देखकर तो सिर चकरा गया कि इन बुक्स को मैं कैसे पढ़ूँगा। इस बुक्स में तो 50% ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे आते ही नहीं, जिनका मीनिंग ही मुझे नहीं पता है। तो बुक्स देखने के बाद में तो हालत ख़राब हो गई। फिर मेरा दोस्त बना डिक्शनरी। आप देखिए, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ये तो हालांकि सबका प्रिय है। ये इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू इंग्लिश में आता है। तो मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों डिक्शनरी लिया और फिर मैं स्टडी करने लगा। तो आप सबको मैं अपनी बुक्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि लगभग 20 साल पुरानी बुक्स हैं। मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। आज के टाइम में भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी कभी इन बुक्स में जाता हूँ और यहाँ से केस स्टडी देखता हूँ और फिर मैं अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। जो बुक्स हैं ऑल टू ऑल इंग्लिश में हैं, और जब मैं इनको पढ़ता था तो 50% समझ में ही नहीं आता था। तो फिर मैं डिक्शनरी से देखकर यहाँ पर बुक के अंदर मैं वहाँ पर उसका मीनिंग हिंदी में लिख लेता था, और फिर उससे मैं अपना ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग समझता था। तो ये मेरी बुक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, आप देखें। ये मेरी सारी बुक्स हैं, कोर्स की पूरी बुक हैं, सारे सेमेस्टर की बुक हैं। मैं इसमें से आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, लेबर लॉज की बुक है, ये लेबर लॉज की बुक है। और यहाँ पर मैंने
तो जिस इंग्लिश वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं आता था, मैं उसका यहाँ पर बुक में लिख लेता था। आप देख लें, ऐसे मैं बुक में लिखता था, फिर उसको सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके और फिर उसका मीनिंग समझता था। तो मैंने इस कोर्स को पूरा किया और कोर्स में मेरा अच्छा स्कोर रहा। मैं बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं लिखा था कि 2-3 कॉपी फिल कर दिया, बट सिंगल कॉपी ही मैंने लिखा था हर सब्जेक्ट का। बट मैंने लॉजिकल लिखा था, जो मैंने इस बुक से पढ़ा था और पूरा ट्रांसलेट करके जिसका मीनिंग मुझे समझ में आया था, उसको मैंने जो है पूरा लॉजिकली लिखा था और उससे मेरा परसेंटेज भी अच्छा बना था कोर्स में। मैंने IMT गाज़ियाबाद से PGD HRM का कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फिर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में जॉब मिल गई। तो अब ये जो टाइम था जॉब करने के बाद में, क्योंकि ऊपर की पोजीशन में सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में जो टॉप पोजीशन में थे या उनके नीचे की जो पोजीशन में, सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे। तो ऐसे में देख कर तो मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है और अब जो है यहाँ पर वैल्यू भी कम होना शुरू हो गया है। तो उस टाइम में मेरे ब्रेन में इग्नाइट हुआ कि नहीं, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अब आगे जाकर फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जॉब तो चल रही थी, मैंने 4-5 साल जॉब किया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने स्किल जो है अपनी बनाई। और ह्यूमन रिसोर्सेज में शुरू से मैं रिक्रूटमेंट में रहा, तो रिक्रूटमेंट में अगर आप रहते हैं तो कैंडिडेट से आपको बात करना होता है, हर लेवल के, जूनियर टू सीनियर लेवल के लोगों से बात करना होता है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो एक टाइम ऐसा आया 4-5 साल बाद कि मुझे लगा कि नहीं, अब जो है ब्रेकर आ गया है कैरियर में, और अगर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि जब मंथली रिव्यू मीटिंग होती थी तो उसमें जाने से बचने के लिए मैं कुछ न कुछ अर्जेंट काम निकाल लेता था कि उस मीटिंग में ना जाना पड़े, क्योंकि उस मीटिंग में इंग्लिश में बोलना होता था, अपनी चीज़ों का प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देना होता था। तो मैं बचता था कि मैं ऐसी मीटिंग में ना जाऊं, या जहां पर भी इंग्लिश वाली बात आती थी, इंग्लिश स्पीकिंग वाली बात आती थी, तो मैं उसको स्किप करने का पूरा प्लान बना के रखता था और छुप जाता था कि अब ये इसमें तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश बोलना पड़ेगा और इंग्लिश मुझे बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो फियर डेवलप हो गया था। तो ये जो फियर है ना, इसको निकालने के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको इसमें देना रहेगा। फिर आपका 2 से 3 साल में, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो 2 से 3 साल में, कहता हूँ मैक्सिमम 4-5 साल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग आने लगता है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देखें कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मेरे टिप्स थे, उनको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे मैंने कैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीख ली। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बना के फिर मैं उसके ऊपर काम करने लगा और धीरे धीरे मैं इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ने लगा। तो एक टाइम आया कि मैं 50% इंग्लिश स्पीकिंग करने लगा, क्योंकि माहौल भी हुआ करता था। तो माहौल हुआ करता था, मेरे जो कुलीग्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो अदर डिपार्टमेंट्स के भी सीनियर थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे मैं डेली जो है 10-15 मिनट, आधे घंटे उनसे इंग्लिश में बात करने लगा। तो धीरे धीरे करते करते 50-60% इंग्लिश स्पीकिंग मुझे आने लगा। उसी स्किल के बेसिस पे मुझे 2012 में एक MNC कंपनी में जॉब मिली। अब MNC कंपनी में जॉब मिली और वहाँ जो मुझे बॉस मिले, वो मुझे बॉस मिले मद्रासी, वो मद्रासी बॉस थे। और अब ये मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश में मेरे हाथ टाइट थे। तो हालांकि वो दूर बैठते थे, मतलब वो चेन्नई में बैठते थे, मैं दिल्ली में बैठता था, लेकिन चूँकि बॉस हैं तो आपको दिन में 4-5 बार तो बात करना ही है। तो मुझे इंग्लिश बोलने में जो दिक्कत होती थी, वो उनके साथ बात करते करते 3 से 4 साल बात करते करते मेरा काफ़ी अच्छा जो है इंग्लिश फ्लुएंट हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट भी दे दिया। तो अब मैं जो है फ़ॉरेन के लोगों के संपर्क में आ गया था। तो जब फ़ॉरेन के लोगों के साथ में मैं बात करने लगा और वहाँ के रिक्रूटमेंट्स करने लगा, कुछ तो ऐसे कैंडिडेट होते थे उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, तो इंग्लिश में ही बात करना होता था। तो जो फ्लुएंसी है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो ये सब काम करने के बाद में और मद्रासी बॉस के साथ काम करने की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। तो इसकी वजह से ही मैं आज इंग्लिश स्पीकिंग बोल पाया। तो मैं आपको इसमें एक सलाह दूंगा कि आप ये देखें कि आपके नेटवर्क में कौन ऐसे पर्सन है जिनको हिंदी नहीं आती, तो आप उससे डेली जो है आधा घंटा 1 घंटा बात करें, या उसके साथ आप काम करें, या आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि 10-15 मिनट एटलीस्ट 24 आवर में आप उनके साथ में बात करेंगे, तो आपकी फ्लुएंसी इससे धीरे धीरे बढ़ेगी। बाकी आप मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन में दे रहा हूँ लिंक उसका,
आप वीडियो का देख लीजिए और देखकर अकॉर्डिंग ही आप जो है स्ट्रेटेजी बनाएं और अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। सो आई एम वेरी होपफुल कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इसे सीखा होगा कि क्या दिक्कत आती है कैरियर में अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।